आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नसर के सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है मकतूब निगारी। इस सबक में बच्चों हम मकतूब निगारी के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। सबक को मैंने अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने मकतूब निगारी के हवाले से बात की, दूसरे हिस्से में हमने मिर्ज़ा गालिब का तारुफ हासिल किया, तीसरे हिस्से में मिर्ज़ा गालिब का एक ख़त जो मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम आपने लिखा था, उस ख़त के हवाले से हमने मालूमात की और उस ख़त में जो मालूमात दी गई है, अहम मालूमात दी गई है, उसका मुताला किया। सबक का चौथा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखे गए ख़त से मुतालिक सवाल जवाब का हल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का चौथा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशकी सवालात मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम ख़त से। शुरू करते हैं हम। उससे पहले सवाल जवाब से पहले बच्चों यहाँ गौर करने वाले नुक्ते दिए गए हैं आपके लिए, जो मिर्ज़ा गालिब के ख़त से है। और इस ख़त से मैंने आपको बताया कि 1857 के गदर से मुतालिक अहम मालूमात हासिल होती है। बहुत ज़्यादा जानकारी हमें इनके ख़त से मिल जाती है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 की बगावत की इब्तिदा 10 मई को हुई। इस हंगामे के ज़माने में और उसके ख़त्म होने के बाद दिल्ली वाले जिन तकलीफ़ और मायूस कुन हालात से दो चार हुए, गालिब ने इस ख़त में नहायत पुरअसर अंदाज में उनका नक्शा खींचा है। इस किस्म के वाक़यात इंसान की शख्सी और समाजी ज़िंदगी का ताना बाना बुरी तरह से बिखेर देते हैं। इस ख़त से इसका बाखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। बच्चों, जो 1857 का गदर हुआ था, हमने ख़त का जब मुताला कर रहे थे, जो सबक का तीसरा हिस्सा था, वहाँ बखूबी हम समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर बात दोहराई गई है। मैं आपको बता दूं कि 1857 के गदर ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक तबाही ला दी थी, एक बर्बादी ला दी थी। दिल्ली के जो रहने वाली आवाम थी, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा सताया गया था। वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे अंग्रेज़ों की सोच ये थी कि इतना कमज़ोर कर दिया जाए इस तबके को जो बगावत करता है या हमारे ख़िलाफ़ खड़ा होता है, इतना माजूर कर दिया जाए कि वो चाहकर भी हमारे ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सके, हमारे ख़िलाफ़ बगावत नहीं कर सके। इस तबाही में, इस बर्बादी में, अंग्रेज़ों के जुल्म सितम में जो बगावत में शामिल थे, वो तो पिसे ही, वो तो मरे ही, साथ में ऐसे लोगों का भी कत्ल गारत किया गया जो बगावत में शामिल नहीं थे। सिर्फ शक की बुनियाद पर हज़ारों लोगों को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया, पूछताछ की गई, पकड़ दकड़ की गई, तरह तरह से उनको परेशान किया गया और उनको सज़ाएँ दी गई। तो बहुत ख़राब हालात 1857 के गदर के नाकाम होने के बाद दिल्ली में पैदा हुए थे। वो हालात हमें मिर्ज़ा गालिब के ख़त में बिल्कुल साफ साफ नज़र आते हैं। मिर्ज़ा गालिब के अंदाज़ से हमें पता चल जाता है कि कितना खौफ उनको ख़ुद को था। वो कहते हैं कि मैं दरवाज़े से बाहर नहीं निकल सकता था, बाहर खड़ा नहीं हो सकता था, आप सवारी होने की, कहीं जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो उस वक्त के लोगों को, जिसमें सभी मज़हब के लोग थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस ख़त को गौर से पढ़ा जाए तो ये बात भी समझी जा सकती है कि गालिब के खतूत सिर्फ़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी ही की अक्कासी नहीं करते। ज़ाती ज़िंदगी, जो ख़ुद की ज़िंदगी है, वो उनके ख़ुद के हालात हैं, उनका तो हमें पता चलता ही है। साथ ही उनके ज़माने की समाजी माहौल और सियासी हालात के बारे में भी निहायत कारआमद मालूमात फ़राहम कराते हैं। गालिब के जो खतूत हैं बच्चों, वो गालिब के हालात तो बयान करते ही हैं। हमें गालिब की ज़िंदगी के बारे में तो पता चलता ही है। उनके दोस्तों, अहबाबों के बारे में गालिब के क्या ख़यालात हैं, क्या सोचते हैं, क्या फ़िक्र करते हैं, वो तो पता चलता ही है। साथ में गालिब ने जो ख़त लिखा है, उस दौर के सियासी हालात, समाजी हालात, उस दौर के मौसम के हालात, उस दौर के फल फ्रूट्स जो राइज हैं, उन तक के हालात का मुताला हम गालिब के खतूत के ज़रिए कर सकते हैं। तो बहुत उम्दा मालूमात गालिब के ख़त हमें फ़राहम कराते हैं। आगे आते हैं हम सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके लिए दिया गया है बच्चों, दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है? गालिब ने ख़त में लिखा था ना, दूसरा जन्म हमको मिला, क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा दूसरा जन्म है गालिब का? बच्चों, गालिब का दूसरा जन्म है गदर के बाद का जन्म। गदर से पहले गालिब की ज़िंदगी और थी, वो पहला जन्म था। उस जन्म के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर मालो दौलत थी, उनकी ज़िंदगी के अंदर आराम था, उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐशो इशरत था। वो दरबार में जाते थे, दरबारियों के साथ बैठते थे, शेर व सुखन का माहौल था, अच्छा ऐशो इशरत का माहौल उनके पहले जन्म में था, यानी 1857 के गदर से पहले। 1857 का गदर हो गया और गदर नाकाम हो गया।
गदर के नाकाम होने के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया। बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लिया सल्तनत के हुक्मरान थे, बादशाह थे, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके बेटों को उनके सामने कत्ल कर दिया गया। दरबार के जो वज़रा थे उनको भी कत्ल कर दिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र से जितने भी लोग वाबस्ता थे या दरबार से जो लोग वाबस्ता थे उनको तरह तरह से सताया गया, तरह तरह से परेशान किया गया, खूब जुल्म व सितम किया गया, कत्ल व गारत मचा दी गई। इस तरह के हालात 1857 के गदर के नाकाम होने के बाद हुए। गालिब 1857 के गदर के नाकाम होने के बाद ये ख़ुद भी किला छोड़कर आ गए। जब किले के आसपास ये मुकीम रहते थे या वहाँ दरबारों में जाते थे, इनका दरबारों में जाना बंद हो गया, इनकी वहाँ से आमदनी बंद हो गई, आमद बंद हो गई और उसके बाद इनके मुआशी हालात भी ख़राब हो गए। गदर के अंदर जैसे तैसे इनकी जान बची थी, तो उन फितना आशुब हालात से, उन हंगामा के हालात से बच के निकले हैं। इन्हें ये अपना दूसरा जन्म कहते हैं। पहला जन्म वो जो 1857 के गदर से पहले के हालात थे और दूसरा जन्म वो जो 1857 के गदर के नाकाम होने के बाद इनकी ज़िंदगी थी, ये उसे अपना दूसरा जन्म कहते हैं। वो ज़िंदगी महरूमियों की ज़िंदगी थी, डर और खौफ की ज़िंदगी थी। उस ज़िंदगी के अंदर उनको हमेशा ये अंदेशा रहता था कि कब उनकी गिरफ़्तारी के अहकाम जारी हो जाएं, गिरफ़्तार कर लिया जाए, कब उनको सज़ा दी जाए। इन अंदेशे में गालिब मुब्तला रहते थे। जवाब देखिए, इसका आपको लिखना है, हिंदुस्तान की पहली तहरीक आज़ादी जो 1857 में शुरू हुई थी, इसके नाकाम होने पर अंग्रेज़ों ने उस तहरीक में शामिल अफराद के साथ साथ दिल्ली के अवाम पर भी तरह तरह के जुल्म सितम और ज़्यादतियाँ की। जो शामिल थे, बगावत में शामिल थे, उनको तो परेशान किया गया ही, साथ ही अवाम को भी परेशान किया गया। अवाम क्या, अवाम ख़ास इसके अंदर शामिल थे। सबको अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार करने के आदेश जारी कर दिए थे। किसी तरह जैसे उनको मौका पड़ता वैसे ये गिरफ़्तार करते और उनको सज़ा देते, उनको निकाल देते। अंग्रेज़ों ने तहरीक में शामिल होने के शक में हज़ारों बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ा दिया और कत्ल व गारत करी गई। 1857 की तहरीक के वक्त मिर्ज़ा गालिब भी दिल्ली में ही मौजूद थे, लेकिन तहरीक की नाकामयाबी के बाद होने वाले कत्ल व गारत और जुल्म व सितम से महफूज रहे। गालिब किसी तरह बचे रहे और उन्होंने पूरा हाल बयान किया है कि वो किस तरह से इस कत्ल व गारत से बच गए हैं। इस महफूज रहने यानी ज़िंदा रहने को गालिब ने अपना दूसरा जन्म समझा है। अब गालिब अपनी हिफाजत को, अपनी महफूजियत को दूसरा जन्म कह रहे हैं कि मैं किसी तरह बच गया हूँ। बड़े बड़े लोग बुला लिए गए अदालतों के अंदर, गिरफ़्तार कर लिए गए, जागीरें ज़ब्त कर ली गई, दर बदर कर दिया गया, शहर बदर कर दिया गया, बड़े बड़े हाकिमों को शहर बदर कर दिया गया। तो बोले मेरी क्या औकात है, मेरी कोई इज़्ज़त कोई वक़्त नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह बचा रहा और इसे गालिब अपना दूसरा जन्म कहते हैं। एक जन्म वो जो गदर से पहले का था, वो हालात थे, और दूसरा जन्म ये कि गदर के बाद मैं इस तरह से ज़िंदा हूँ। सवाल नंबर 2 देखिए, मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ। गालिब ने ये बात क्यों लिखी है? गालिब ने अपने ख़त में लिखा है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिख रहे हैं ख़त और लिखते हैं, गदर के हालात बताते हैं और लिखते हैं कि मैं मुफस्सिल हालात लिखते हुए डरता हूँ। मुफस्सिल के माने होते हैं बच्चों तफसील के साथ, खुलासा करके, पूरी तरह बात को खोल कर समझा कर बयान कर दी जाए। गालिब मुफस्सिल हालात बयान करते हुए इसलिए डर रहे हैं क्योंकि गालिब भी मशकूक हैं, दरबार से वाबस्ता थे, इनकी भी निगरानी की जा रही है। सिर्फ सबूत नहीं मिले थे इसलिए इनको तलब नहीं किया गया, इनको बुलाया नहीं गया है, वरना इनके पीछे भी मुखबिर लगे हुए थे, इनके पीछे भी अंग्रेज़ों के जासूस लगे हुए थे कि किसी तरह इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो गालिब मुफस्सिल हालात इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अगर वो मुफस्सिल हालात लिखते और वो ख़त अंग्रेज़ों के हाथ लग जाता तो अंग्रेज़ गालिब को भी अपने ख़िलाफ़ समझते। वो तो सच्चाई लिखते, लेकिन अंग्रेज़ों को वो अपनी खिलाफत लगती। उनको लगता कि गालिब हमारे मुखालिफ हो गए हैं, हमारे ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, हमारे जुल्म व सितम को लोगों को बता रहे हैं, तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता और गालिब को भी सज़ा दी जाती। इस बात से गालिब डर गए और उन्होंने नहीं लिखना ही खुद के हक़ में बेहतर समझा और लिखा कि मैं मुफस्सिल हालात नहीं लिख सकता हूँ, लिखते हुए डरता हूँ। जवाब इसका लिख लें आप, मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ। ये बात गालिब ने इसलिए लिखी थी क्योंकि अंग्रेज़ 1857 की तहरीक के नाकाम होने के बाद दिल्ली की आवाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम कर रहे थे और अपने मुखालिफिन को मुखबिरों के ज़रिए ढूंढ कर सज़ा दे रहे थे।
मिर्ज़ा गालिब अगर अंग्रेज़ों के पैदा करदा हालात का मुफस्सिल बयान लिखते तो उन्हें भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ समझा जाता, ये मान लिया जाता कि ये भी हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये भी बागियों में शामिल हैं, और सज़ा दी जाती और गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाने का इम्कानात थे। तो गालिब को ये लगता था कि मैं गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा, इससे बेहतर ये है कि खामोश रहा जाए। इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, मैं लिख नहीं रहा, इसको मेरे इशारात को ही समझ लें आप। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। इस फितना व आशूब में मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं? गालिब ने कहा है ख़त में कि इस फितना व आशूब यानी जो हंगामा हो रहा था, जो फितना बरपा था, उसके अंदर मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया। मसलहत यानी किसी मामले के अंदर किसी तरह से मैंने कोई मशवरा वगैरह नहीं दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस चीज़ में दखल दूं, क्योंकि दखल देने के बाद वही इम्कान है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर मैं बहादुर शाह ज़फ़र का साथ देता और अंग्रेज़ों को पता चल जाता तो ये मुझे भी कत्ल कर देते, और अगर मैं अंग्रेज़ों के साथ रहता तो अगर बहादुर शाह ज़फ़र जीत जाते तब भी मुझे कत्ल कर दिया जाता। तो मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं कमज़ोर गरीब शायर हूँ, मैं खामोशी से अपनी शायरी के अंदर ही अपना वक्त लगाऊँ, मैं किसी सियासत की बातों के अंदर नहीं पढ़ूँ। इस फितना आशूब में मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया का ये मतलब है कि मिर्ज़ा गालिब 1857 के हंगामों में किसी भी एतबार से शरीक नहीं हुए, बिल्कुल भी इन्होंने अपने आप को मुलव्विज़ नहीं किया, घर पर ही रहे और जो कुछ शहर में होता रहा उसे खामोश निगाहों से देखते रहे, और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि वो अपनी जान की हिफाजत कर सकें, क्योंकि ये भी अगर गदर में शामिल होते तो इनको भी कत्ल कर दिया जाता। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 4 है बच्चों, घर के घर बेचिराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है? सारे सवालों में गालिब की तहरीर करदा मिसरे लिए गए हैं, कुछ इबारात ली गई है, जुमले लिए गए हैं, और उन्हीं से मुतालिक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, घर के घर बेचिराग पड़े हैं। अगर आपने सबक बड़े गौर से पढ़ा है, बड़े फिक्र से पढ़ा है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको पता होंगे। घर के घर बेचिराग के माने हैं यानी घर के घर खाली पड़े हैं, कोई उनके अंदर चिराग जलाने वाला भी मौजूद नहीं है। बेचिराग यानी अंधेरा होता है, और अंधेरा तब है कि घर में कोई उजाला करने वाला, कोई रोशनी करने वाला नहीं है। 1857 के गदर के बाद, नाकाम होने के बाद, अंग्रेज़ों ने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, गिरफ्तारियां की जा रही थी, मारा पीटा जा रहा था, सज़ाएं दी जा रही थी, घर के घर तबाह हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों की इस गारत से, इस तबाही से, इस मारा काटी से परेशान होकर लोग अपने घर बार छोड़कर शहर से दूर चले गए। जैसे हैं जिसके हैं पूरा का पूरा घर ऐसे ही छोड़ दिया, और एक भी शख्स घर में नहीं रुका, सब शहर से बाहर किसी महफूज जगह के ऊपर चले गए। अब गालिब कहते हैं कि सारे घर खाली पड़े हुए हैं, कोई घर में मौजूद नहीं है, मुझसे मिलने कौन आए? कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता, कोई है ही नहीं, घर के घर खाली पड़े हैं, घर के घर बेचिराग पड़े हैं। तो कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। जवाब देखिए आपको जो लिखना है, 1857 की पहली जंग आज़ादी की तहरीक के नाकाम हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने आवाम के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए गए। बागियों का साथ देने और अंग्रेज़ों के मुखालिफत की शक की बुनियाद पर आवाम व ख़ास को कत्ल कर दिया गया। इन हालात में दिल्ली के लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो गए, चले गए। घर बिल्कुल खाली थे, वहाँ इबादत करने वाले और साफ़ सफाई करने वाले भी कोई नहीं थे, सारे के सारे लोग चले गए। मतलब ये कि मकान तो थे मगर उनमें इंसान कोई नहीं था। मिर्ज़ा गालिब ने अपने ख़त में इन्हीं हालात को बयान करते हुए लिखा है कि घर के घर बेचिराग पड़े हैं, कोई चिराग जलाने वाला भी घर के अंदर मौजूद नहीं है, सब जा चुके हैं छोड़कर। ये सवाल नंबर 4 का जवाब है। सवाल नंबर 5 देखिए बच्चों, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहा है? गालिब ने इस जुमले में कहना चाहा है कि बगावत के बाद, गदर के नाकाम होने के बाद अंग्रेज़ अपने ख़िलाफ़ लोगों को ढूंढते थे, उनको गिरफ़्तार करते थे, पूछताछ करते थे और उसके बाद उनको सज़ा देते थे। सियासत पाने का मतलब है सज़ा पाना। सियासतगाह जेल को कहा जाता है, और मुजरिम जिसने जुर्म किया है। मुजरिम सियासत पाते जाते हैं यानी मुजरिम सज़ा पाते जाते हैं। अब मुजरिम कौन? जो गदर के अंदर शामिल थे, जो बागियों में शामिल थे,
उनको मुजरिम यहाँ पर कहा गया है। मुजरिम सियासत पाते हैं। गालिब इस जुमले में कह रहे हैं कि 1857 के गदर के नाकामयाब होने के बाद अंग्रेज़ अपने मुखालिफिन और बागियों को मुजरिम करार देकर सज़ा दे रहे थे। ये सवाल नंबर 5 का जवाब आपको लिख लेना है। सियासत पाने के माने आपको याद रखना है। सियासत पाना यानी सज़ा पाना। यहाँ अमली काम आपको दिया गया है, और अमली काम क्या है बच्चों? इस ख़त की रोशनी में गालिब के ज़माने पर एक नोट लिखिए। गालिब का ज़माना वो ज़माना जिस ज़माने के अंदर ये ख़त लिखा गया है, बड़ा तवील ज़माना है गालिब का। हमें सिर्फ इस ख़त की रोशनी के अंदर ज़माना बताना है कैसे हालात हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। गालिब के ज़माना इस ख़त की रोशनी के अंदर जो अमली काम के तहत आपको दिया गया है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने ख़त अपने शागिर्द और दोस्त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को 5 दिसंबर 1857 को बरोज़ शुम्बा यानी सनीचर को लिखा था। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा चुके थे और मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा हो चुका था। अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम किया जा रहा था। बगावत में शामिल होने की शक की बुनियाद पर अवाम व ख़ास को कत्ल किया जा रहा था। मिर्ज़ा गालिब के लिए ये ज़माना बहुत सख्त था, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब भी लाल किले से वाबस्ता थे। इनसे भी पूछताछ की जा रही थी, इनको भी परेशान किया जा रहा था। उनके बहुत से दोस्त मारे जा चुके थे और बहुत से दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, दिल्ली छोड़कर दूर चले गए थे। इस ज़माने में ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था, उन्हें सख्त सज़ाएं दी जा रही थी। मिर्ज़ा गालिब दिल्ली के इस इलाके में रहते थे जहां दीवार ब दीवार हकीमों के घर थे, और ये राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वालिय पटियाला के मुलाजिम थे। चुनांचे राजा ने उनकी हिफाजत के लिए सिपाही मुकर्रर कर रखे थे, इसलिए गालिब भी यहाँ महफूज रहे। गालिब शायर की हैसियत से बहादुर शाह ज़फ़र के और उनके शहज़ादों के कलाम पर इस्लाह देते थे। इसके अलावा किले के दूसरे कामों से उनका कोई ताल्लुक़ न था। गालिब इसलिए भी महफूज रहे, वरना बड़े बड़े उमरा और रूसा को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था। ये हालात की बयानी हो रही है जिसको आपको समझ लेना है। ये पूरी की पूरी कहानी हमें उस एक ख़त से ही मिल जाती है। सारा मंजर हमें उस ख़त के ज़रिए साफ़ होता जा रहा है। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने पूरे दिल्ली शहर में चारों तरफ खुफिया खबर देने वाले मुखबिर छोड़ रखे थे, जो उन्हें ये खबर देते थे कि कौन उनका हिमायती है और कौन उनका मुखालिफ है। उनके बारे में सारी की सारी राज और न्याज की बातें वो जासूस वो मुखबिर बताते रहते थे। गरज ये कि इस ख़त का मुताला गौर से किया जाए तो ये बात भी और वाज़ेह हो जाती है कि गालिब के खतूत सिर्फ़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि उनके ज़माने की समाजी माहौल और सियासी हालात की अक्कासी भी करते हैं। उस माहौल के बारे में भी निहायत कारआमद मालूमात फ़राहम करते हैं, और हमारी आंखों के सामने वो मंज़र रोनुमा हो जाता है। रोनुमा यानी ज़ाहिर हो जाता है, पेश हो जाता है। तो इस तरह के गालिब थे और इस तरह के गालिब के खतूत थे। यहाँ पर सबक का ये हिस्सा है जो चौथा हिस्सा था, गालिब का ख़त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। इस ख़त से मुतालिक सवालों के जवाबात हमने हासिल किए, और अमली काम भी जो दिए गए थे इन्हें भी आपको अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना है। ख़त का मुताला बड़े गौर से करना है, समझना है, और उसके बाद उस ख़त को भी अपनी कॉपी के अंदर आपको उतारना है। सबक के एक और हिस्से के साथ जो गालिब के एक और ख़त के ऊपर मुबनी है, मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।